नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि 9 नए सांसद। मध्य प्रदेश में 9 नए सांसद बनेंगे, ये तय हो चुका है। अब आप ये मत सोचिए कि परिणाम आने से पहले ये घोषणा कैसे की जा रही है। दरअसल कोई भी जीते कोई भी हारे, किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों को जनता ने चुना हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार 9 नए सांसद बनना तय है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सबकी नज़र 4 जून को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां किसी भी दल का प्रत्याशी हारे या जीते, लेकिन यहां नए सांसद ही मिलेंगे। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 में 17 नए सांसद चुने गए थे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार 2 राज्यसभा सांसद और 6 विधायक भी मैदान में हैं। यदि इन विधायकों में से कोई चुनाव जीतता है तो इन सीटों पर उपचुनाव की नौबत आएगी। चुनाव में नए प्रत्याशियों की जीत की कितनी गारंटी होती है? आखिर नए चेहरे को टिकट देने के पीछे राजनीतिक दलों के क्या समीकरण रहे हैं? लोकसभा में 2 राज्यसभा सांसद चुनाव मैदान में हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। वहीं उस सीट के बगल वाली सीट राजगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सांसद हैं। यदि दोनों प्रत्याशी जीतेंगे तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। इसके अलावा 6 विधायक भी इस बार लोकसभा में प्रत्याशी हैं। विदिशा से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान अभी बुधनी से विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा है। इसमें शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फंदेलाल सिंह मार्को, मंडला से डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, सतना से मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और उज्जैन के तराना से विधायक महेश परमार और भिंड से भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया शामिल हैं। इन विधायकों में से यदि कोई भी जीता और सांसद बना तो उनकी खाली सीट पर उपचुनाव कराने पड़ेंगे। 9 नए सांसद इस बार मध्य प्रदेश को मिलेंगे। इन सीटों पर जिनकी हम बात करने जा रहे हैं वो 9 सीट जो हैं कि वहाँ पर नए चेहरे मैदान में हैं और उन चेहरों में से कोई भी यदि जीता तो स्वाभाविक बात है कि नया सांसद बन करके सदन में पहुँचेगा। मुरैना में दोनों पूर्व विधायक मैदान में हैं। ग्वालियर में दोनों पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। सागर में दोनों दलों ने नए चेहरे को मौका दिया है। भोपाल में भी नए चेहरे हैं और दमोह में 2 पूर्व विधायक और दोस्तों के बीच मुकाबला है। जबलपुर में दोनों प्रत्याशियों का यह पहला चुनाव है। बालाघाट में भी दोनों प्रत्याशियों का पहला चुनाव है। सीधी में दोनों प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में हैं। इन 9 सीटों पर कोई भी जीते, मध्य प्रदेश में 9 नए सांसद बनेंगे। इन नए सांसदों की, जो भी नया सांसद बनता है, सबसे पहले की क्या रणनीति रही है और नए चेहरे पर जनता कितना विश्वास करेगी, साथ ही जीत और हार को लेकर के क्या क्या अनुमान हैं, कौन कितना आश्वस्त है अपनी जीत के लिए, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान है हमारे साथ, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता वाणी अहलूवालिया जी हैं। वाणी अहलूवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहित यादव जी हैं। रोहित यादव जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा वाणी अहलूवालिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। 9 नए सांसद मिलना तय है मध्य प्रदेश में। ये ऐसी सीटें हैं जहां दोनों ही राजनीतिक दलों ने नए चेहरों को मौका दिया। इनमें से कोई भी जीत कर यदि आता है तो स्वाभाविक बात है कि मध्य प्रदेश की इन 9 सीटों पर नए सांसद मिलेंगे। सबसे पहले कि क्या समीकरण रहे नए चेहरों को उतारने के लिए। दूसरी बात, इन 9 सीटों पर नए प्रत्याशियों की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है। न्यूज के दर्शकों को और मेरे साथ में सूरज जी और रोहित जी, आपको भी प्रणाम करती जी नमस्कार। हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का ढंग, आधार, संस्कार, स्वभाव और परिचय बहुत ही स्थापित है। हम भी जानते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, निरंतर कार्यकर्ताओं का आंकलन करती रहती है, निरंतर जो देश के मुद्दे नीचे तक जाने चाहिए, लास्ट व्यक्ति, आखिर के व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। इसके अलावा नीतियों का क्या असर है, आगे उनमें क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या प्रगति करनी चाहिए, कितना हमको अपने कार्यकर्ताओं को भी और पुल अप करना पड़ता है। तो ये सब चीजों का आंकलन करके प्रत्याशी तय होता है। जी। प्रत्याशी का चेहरा बदलना
तो स्वाभाविक है। पर देश की नीतियों का आधार तो मोदी जी की गारंटी है, तो वो नीतियां तो नीचे तक जानी है, चाहे वो पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, असम में हो, बंगाल में हो, केरला में हो, मध्य प्रदेश में हो, या गुजरात में हो, या लक्षद्वीप में हो। जी तो चेहरे से फर्क इतना नहीं पड़ता, नीति रीति और जिस विरासत और विकास को आगे लेके जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसका आंकलन नेता के स्वरूप से, इन नौ नेता एक आधार वाणी बन जी जाता है, एक इन माध्यम नौ बनता है। प्रत्याशियों की जीत के लिए आप कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, हम 29 सीटें जीत रहे हैं, हम्म तो मैं किसी एक भी सीट पे आंकलन देने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी, जी क्योंकि हम 29 जीत रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से इस बात को लेकर आश्वस्त है और लगातार वो ये कहती आ रही है कि हम मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। वापस आऊँगा आपके पास में, और अनिल सिरवैया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। आपके पास आऊँगा, लेकिन अभी रोहित जी आपसे जानना चाहूँगा कि 27 सीटों पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है, 9 सीट जहाँ पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वो इन 9 के साथ बाकी 20 भी 29 सीट जीत रही है मध्य प्रदेश से। आप 27 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं, और इन 9 सीटों पर आपकी जीत का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, मैं बीजेपी का बड़ा सम्मान करता हूँ और उनका अपना आंकलन है। अगर वो कह रहे हैं तो सीटें कम के विश्वास में बात नहीं कर सकता। अगर देखिए, स्वस्थ राजनीति का परिचय देते हुए मैं आपको बताऊँ, हमारा समर्थन कहता है चुनाव के बाद यहाँ पे 10 लगभग मुझे लगता है 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हम बहुत आश्वस्त जनता ने खुलकर समर्थन किया है, और जनता विधायक सांसद रहे हैं। रोहित जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तकनीकी टीम से कहूँगा कि एक बार संपर्क करके देखें क्या खामियों से दूर करें। वापस आऊँगा आपके पास में। अनिल सिरवैया जी, आपके पास आना चाहूँगा कि कोई भी जीते कोई भी हारे, मध्य प्रदेश में 9 नए सांसद मिलना तय हो चुका है, क्योंकि ये वो 9 सीटें जिन 9 सीटों पर दोनों नए चेहरे हैं। बात करें हम मुरैना की, कि मुरैना सीट पर जो समीकरण है, और उसके बाद में ग्वालियर सीट की हम बात करें, सागर की हम बात करें, भोपाल सीट में दोनों नए चेहरे हैं, कोई भी जीते वो पहली बार सांसद बनेंगे। यदि हम बात करें दमोह सीट पे, कोई भी जीते, क्योंकि वो दोनों दोस्त भी रहे हैं, दोनों पूर्व विधायक, कोई भी जीते वहाँ से नए सांसद बनेंगे। जबलपुर में दोनों प्रत्याशियों का पहला लोकसभा चुनाव है, बालाघाट में दोनों प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और सीधी में भी यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में 9 नए सांसद मिलना तो तय है, लेकिन जिस तरह से बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है अपनी 29 की 29 सीटें जीतने के लिए, कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी आश्वस्त हैं इन 9 सीटों पर जीतने के लिए, तो ये 9 नए सांसद क्या गुल खिलाएंगे मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पे आपने जो आकलन किया सूरज जी, ये बिल्कुल सत्य है कि 9 नए सांसद जो पहली बार मध्य प्रदेश की सीटों से चुन के संसद पहुँचेंगे वो मिलने वाले हैं। और अपेक्षा तो यही की जाती है, आम जन ये अपेक्षा करता है कि जिस वादे के साथ आप जनता के बीच में गए थे, चाहे वो कोई गारंटी हो, न्याय की बात हो, या जो भी मुद्दे थे आपके, जो बीच आपने अपनी बात जनता के बीच रखी, सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए, और यही लोकतंत्र की भावना भी है कि आप कोशिश करें कि उन 5 साल में उन बातों पे खरे उतरें। अगर यदि आप खरे उतरते हैं तो ये विषय नहीं है कि आप दोबारा जीतेंगे हारेंगे। लोकतंत्र में उस जनप्रतिनिधि को सर्वोच्च मान्यता, सर्वोच्च स्वीकारता मिलती है जो जनता के बीच अपना विश्वास पैदा करता है, जो जनता से किए गए अपनी बातों पर खरा उतरता है, जो जनता के मुद्दों पर लड़ता हुआ दिखाई देता है, जो जनता क्या चाह रही है उसको समझता है, और उसके लिए अगर कुछ करना हो, और अगर अपनी ही पार्टी में भी जाके कुछ ऐसी बात करना पड़े जो पार्टी की नीति रीति निर्णय, सरकार के निर्णय से भी कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, तो वो करें। क्योंकि यही लोकतंत्र है और यही जन भावनाएँ होती हैं। तो हम तो यही अपेक्षा रखेंगे कि जो 9 नए सांसद हमें आगामी 4 जून को मिलने वाले हैं, वो जन भावनाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य को
पूरा यहाँ करें। अनिल तिवारी जी, एक बात जरूर जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने क्या समीकरण बिठाए होंगे कि दोनों ही दलों ने नए नए प्रत्याशी को उतारा है। कहीं कहीं तो जो वर्तमान सांसद है उनका टिकट काट करके, कहीं पिछले चुनाव में जो नहीं जीत सके थे उनको भी टिकट दिया गया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही दलों ने नए चेहरों को मौका दिया है। तो एक तरफ जहां मोदी की गारंटी की बात कही जा रही थी, एक तरफ जहां बात कही जा रही थी एंटी इनकम्बेंसी की, तो क्या समीकरण बिठाए होंगे नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? निश्चित तौर पे किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव में जीत अहम मायने रखती है। वो जब चुनाव का समय आता है, उसके पहले की जो पृष्ठभूमि बनती है, जो वातावरण होता है, उसको देखते हुए पार्टी निर्णय लेती है। तो एक तो ये उस समय की पृष्ठभूमि, दूसरा तरीका ये भी होता है कि पार्टियां अपने दल में नया नेतृत्व विकसित करना चाहती हैं। ये भी एक मुद्दा है कि भाई नए युवाओं को मौका दिया जाए या उन लोगों को मौका दिया जाए जो लंबे समय से सक्रिय हैं, जिनकी समाज में स्वीकारता है, जो स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों की समझ रखते हैं, जी, जो किसी क्षेत्र विशेष के जानकार हो सकते हैं या जिन्होंने पार्टी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर होते हैं। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि सामने वाली पार्टी, जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, उससे कौन उम्मीदवार है, हाँ। उनसे कौन बेहतर हो सकता है, उनको कौन टक्कर दे सकता है, उसकी छवि उससे कितनी अच्छी है, लोगों के बीच उसकी कितनी मान्यता, स्वीकारता है। तो मुझे लगता है ये सारे विषय होते हैं जिनके आधार पर पार्टियां तय करती हैं। बिल्कुल। और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जैसे जो चाहे कांग्रेस या बीजेपी ने कई बार इस चुनाव में कुछ ऐसे ही नए चेहरे दिए हैं जो जिनको हम पहली बार जो सांसद बनते देखेंगे आने वाले समय में। जी। ये उस क्षेत्र में उनकी सक्रियता, स्वीकारता, मान्यता है ना, इन सब चीज़ों पर भी इस पर का ये जो चयन होता है, जी। ये एक आधार बनता है। बिल्कुल, सारे समीकरण को देखते हुए और सारे पैरामीटर्स को देखते हुए राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। भले ही वो चेहरे नए हों या पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन पार्टी ने अपने पैरामीटर पर उनको खरा पाया, तब जाकर के मैदान में उतरा। रोहित जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। तो जो मेरा प्रश्न था, जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? पहली बात। तो दूसरी बात कि चूँकि 29 सीटों की तो हम आपसे बात करेंगे नहीं, क्योंकि 27 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा है, तो 27 में से कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है इन 9 को मिलाकर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम कम से कम 15 सीटों के आसपास जीत के लिए आश्वस्त हैं। उसका कारण ये है कि आप देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जो अपने भाषण दिए जाते हैं, वो अपनी विकास बात नहीं कर पाता, आपकी बात को कर पाता। कहीं न कहीं उनके अंदर एक आत्मविश्वास रोहित जी, आग्रह करूँगा आपका जो माइक पीस है उसको थोड़ा निकट कर लीजिएगा आपके मुख के पास, तो शायद आपकी आवाज़ स्पष्ट आ जाएगी। जी। जी। कहना है कि आप अगर देखेंगे कि 10 साल की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री जी जो अपने भाषण देते हैं, जो आत्मविश्वास पर गारंटियों के बाद नई गारंटियों के बारे में बात करते हैं। पुरानी चीजें गारंटी उसके विषय में बात नहीं कर पाते। वो किसी तरह भटकाते हैं, कभी कांग्रेस करते हैं, कभी कांग्रेस आपका अच्छी नहीं करते हैं, कभी दिल्ली में नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बहस होती जाएगी। तो उनसे ये भी सवाल था, जनता के मन का ये सवाल है कि भाई आप कांग्रेस छीनने की बात कर रहे हैं, जब हरण किया जा रहा था तब प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों बोल रहे थे? वो तो मौत कहा जाता था हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को, वो मौत का मौत से की जाती है, अगर वो ठीक है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। जैसा कि 10 से 15 सीट मध्य प्रदेश में 15 सीटों की बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस 15 सीटों के आसपास जो आंकड़ा रहेगा उतनी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वाणी अहलूवालिया जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ जहाँ आपने बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की लहर है, उनका मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मैं ये बात करूँगी 9 प्रत्याशियों की, जैसा कि पहली बार उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर देखी गई कि हाँ, एक तरफ हम बात करते हैं केंद्र सरकार ने अपने दूसरे चरण में, दूसरे कार्यकाल में एक समिति का, एक आयोग का गठन किया वन नेशन वन इलेक्शन के लिए,
कि एक देश एक चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि एक देश एक चुनाव रहेंगे तो जनता का पैसा बचेगा, जनता का समय बचेगा और विकास कार्यों को गति मिलती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं, फिर भी उनको मैदान में उतारा। उनकी जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? वो जीत जाएंगे, सांसद बन जाएंगे तो उनकी सीट रिक्त हो जाएगी, तो फिर वहाँ उपचुनाव कराने पड़ेंगे, तो वो जनता पर बोझ बढ़ेगा। एक तो ये मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा कि ये दो तरह की बातें कैसी। दूसरा, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की ही हवा है, उनकी गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब प्रत्याशियों की अहमियत कितनी रही फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दूंगी जी। जो चेहरे हैं, हम कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे, ये राष्ट्र का चुनाव है, केंद्रीय सरकार का चुनाव है। निश्चित रूप से हम और आप ये जानते हैं और इतना आंकलन करते हैं कि देश की नीतियों के लिए चुनाव है। आगे के 5 वर्ष देश की दशा दिशा कहाँ होगी उसके लिए चुनाव है। तो निश्चित रूप से जो प्रत्याशी होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। किस चीज के हैं? केंद्रीय सरकार के। तो इसलिए अहम ये है कि जो हमारा इस पूरे जहाज का कैप्टन है, जिसने ये पूरे जहाज को पार लगाना है 5 सालों में, जिसने नीतियों को लागू करना है, जिसने विकास लाना है, जिसने आधुनिकीकरण लाना है, चेहरा तो उसी का होगा, क्रियान्वयन ये लोग करेंगे। और अब आती हूँ आपके दूसरे प्रश्न का। जी। देखिए, जब हम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो ये गद्दावर नेता है जो निश्चित रूप से अब केंद्र की ओर देखेंगे। केंद्र में इनको कुछ रूपरेखा दी जाएगी, केंद्र में लेके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका कद बढ़ रहा है। तो ऐसे बदलाव, वन नेशन वन इलेक्शन हो या अभी की परिस्थिति हो, बदलाव तो आगे बढ़ने की नीति है। जब हम विकास करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हमको मिलते हैं, ये हमारे थाली में परोसे जाते हैं जी। बट हम लार्जर पिक्चर देखें हाँ। तो वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे बहुत हैं। आर्थिक लाभ तो एक है, हाँ। बट एक जो हम जो मानसिकता हो जाती है हमारे वोटर्स की कि बार बार निरंतर इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स बाहर नहीं निकलते, हम वो मानसिकता में भी लाभ आएंगे। जो हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे पूरे देश में, जो पहले थी, आप याद करिए, मेरे ख्याल से ये बिगड़ा है 70-80 के दशक में, 62 नहीं तक, तो ऑलमोस्ट 62 तक चुनाव होते थे, साथ बराबर। में ही चलते थे इलेक्शन। जी। जी। तो उस चीज को अगर हम वापस पटरी पे ला रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत सराहनीय काम है। तो ऐसा नहीं हो और सकता ये कि पहले की यदि सरकारों को भी पार्टी इसके की दिशा में नीति थी सोचना कि था। शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ेगा, वो केंद्र की ओर जाएंगे, तो बुधनी विधानसभा से विधानसभा में किसी और प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाता, तो शायद बुधनी विधानसभा क्षेत्र में यदि शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं सांसद का चुनाव, तो बुधनी विधानसभा में उपचुनाव की स्थिति नहीं आ पाती। फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता था? देखिए, केंद्र के निर्णय होते हैं जी। केंद्र सरकार में जो हमारी गवर्निंग बॉडी है भाजपा की, वो कैसे अपने निर्णय लेती है, क्या समीकरण का इवैल्यूएशन करती है, जी। मैं एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ उसका आंकलन आपको देने के लिए। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। अनिल जी, आपके पास आना चाहूँगी। कांग्रेस ने 5 विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा लोकसभा चुनाव में, और वो 5 विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हार जीत का फैसला जनता तय कर चुकी है, ईवीएम में कैद है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 4 जून को फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। यदि इनमें से कोई जीतता है तो आपको लगता है कि उस सीट पर उपचुनाव होंगे, तो ऐसी उपचुनाव की स्थिति में जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, वहाँ आचार संहिता लागू होगी, विकास कार्य रुक जाएंगे, तो इसका उपाय राजनीतिक दलों को पहले कर लेना चाहिए यदि ऐसी स्थिति है तो? निश्चित तौर पे ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा भाजपा की प्रवक्ता से, उसी से संबंधित सवाल में हमें देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात थी, ठीक है, अगर पूरा देश सहमत है, पार्टी सहमत है, जो सत्तारूढ़ पार्टी सहमत है, वो सत्तारूढ़ पार्टी एक मत बनाने का प्रयास कर रही है सबकी भागीदारी से, कि भाई सबका उसमें भागीदारी हो, सबकी सहमति हो, आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।
राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा की, आम जनता के साथ भी चर्चा की, प्रबुद्ध जनों के साथ भी चर्चा की। सब इतना हो चुका है, ये सब चीज़ है ना, मतलब पिछले 2-2.5-3 सालों में सारी जी जो गतिविधि थी वो हो चुकी है, एक्सरसाइज हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा अच्छा मौका था, और शायद उन दलों के लिए भी, मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा क्योंकि शायद कांग्रेस ने अभी इस पर बहुत स्पष्ट सहमति नहीं दी है, तो अन्य दलों के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो जैसा नीति लाने पर विचार कर रहे हैं, जो उनका विचार है और उसके पक्ष में जितने भी तर्क हैं जी कि उससे खर्च बचेगा, जनता का समय बचेगा, जनता बार बार झुंझलाएगी नहीं, बार बार वोट डालने नहीं जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उदाहरण के रूप में, एक छोटे से प्रयास के रूप में जो पार्टी इसके लिए सहमत थी उनको आगे आना चाहिए था। वो भले चाहे वो नीति और कानून कब बनेगा वो तो भविष्य की बात है। हाँ जो उनके हाथ में था कि भाई देखिए हम इस तरह का विचार रखते हैं, और इस लोकसभा चुनाव में हम अपने कुछ वर्तमान जो विधायक हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं जी और इनकी सीटों पर हम इनको इस्तीफा दिलवाकर साथ में विधानसभा के का भी चुनाव करा रहे हैं। तो शायद इससे जो आप करना चाहते हैं तो जनता में एक संदेश जाता है कि हाँ, शायद जनता को समझ में भी आता है, क्योंकि देखिए जब 62 में बंद हुआ, आज की पीढ़ी और तब की पीढ़ी शायद बहुत अंतर है। अब तो 18 साल 22 साल 28 साल वाले जो मतदाता उनकी संख्या है, उनको नहीं पता कि उस समय जो 62 से पहले जो एक साथ चुनाव होते थे तब कैसा होता था। तो हो सकता है कुछ जगह लोगों को या ऐसा एक एहसास होता, उसकी गंभीरता को समझते, जो इसके पक्ष में तर्क रखते हैं उन तर्कों से के लिए युवाओं की सहमति आती, तो करने का अच्छा मौका था, है ना। तो लेकिन ठीक है, नहीं किया वो बात है, तो आगे भविष्य में देखते हैं क्या है। ठीक है, आपने कहा कि ये चीज़ें राजनीतिक दलों को करना चाहिए ताकि वो जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा वो नहीं हो रहा। वापस आता हूँ आपके पास में। रोहित यादव जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी रोहित जी, मेरा प्रश्न है कि आपने 5 विधायकों को मैदान में उतारा है। फुंदेलाल सिंह मार्को हैं, ओमकार सिंह मरकाम हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा हैं और महेश परमार हैं और फूल सिंह बरैया हैं। स्वाभाविक बात है कि इन 5 विधायकों को इस उम्मीद से मैदान में उतारा है लोकसभा चुनाव में कि ये जीत कर आएंगे। यदि ये जीत कर आते हैं तो उन सीटों पर उपचुनाव होंगे। मेरा प्रश्न आपसे भी वही है जो वाणी जी से था और साथ ही जैसा अनिल जी से मैंने पूछा। क्या इन 5 विधायकों का, मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे, यदि ये विधायक नहीं जीतते हैं तो क्या ये विधायक रहेंगे या फिर इनसे पार्टी इस्तीफा ले लेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ज़रूरी था कि विधायकों को ही लोकसभा चुनाव मैदान में उतारना है? यदि ये जीत जाते हैं तो इन 5 विधानसभा सीटों के मतदाताओं पर अतिरिक्त चुनाव का बोझ पार्टी क्यों डालना चाहती है? आपका पहला सवाल जो था जी क्या आपको पता आपने कि वहाँ पे जो आपका ये कहना था कि भाई उनको जो पहले ही क्यों नहीं था, उनको इस्तीफा ले दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो पहले तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो हार रहे हैं। और कुशवाहा जी कभी आप अगर स्थिति देखें बहुत मजबूत है, वो गणेश जी को पहले ही विधानसभा में आ रहे थे। मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि वो कोई हारने वाले हैं। अगर दूसरी सजा कुछ होता भी है तो इस्तीफा लेने जैसी कोई स्थिति नहीं है कांग्रेस में। पहले सवाल का दूसरा जवाब आपने जो बताया सवाल किया कि भाई जहाँ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जी हाँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ शायद अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी समय जाएगा। मगर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे देश की ऐसी है कि हम वहाँ जनमत के आधार पर चलते हैं। जब तक सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां जनमानस इस बात से तैयार नहीं होते हैं कि हमको वन नेशन वन इलेक्शन या ऐसा कोई नियम बना दिया जाए कि अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो पहले विधानसभा से इस्तीफा देना होगा, या अगर आपको विधानसभा लड़ना है तो लोकसभा से इस्तीफा देना होगा। अगर चाहे तो प्रशासनिक जो भी लोग हैं या जो शासन में है वो ये नियम को ला सकते हैं। नहीं, ऐसा हुआ था जब सांसदों को मैदान में उतारा था विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, तो सभी सांसदों ने प्रत्याशी घोषणा के हो जाने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया था। जी जी, तो ये चीज आप नियम में भी ला सकते थे अगर ऐसा कुछ करना है। जहाँ तक लोग जन भावनाओं का सवाल है, वहाँ पे कई बार ये होता है जो जनता है वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के तौर पे कई बार अपने विधायक को सांसद चुनना चाहती है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ सतना का। एक मजबूत विधायक रहे हैं, उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वहाँ की जनता की जो मांग ध्यान में रख पार्टी ने ये निर्णय लिया है। तो पार्टी के जो सर्वोच्च जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने ये सारे समीकरणों का अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया गया है। रोहित जी, क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि इन 5 सीटों पर आपके पास इन 5 विधायकों के अलावा कोई दूसरे प्रत्याशी नहीं थे? नहीं, लेकिन ये कह
कह देना कि प्रत्याशी नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। जब तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरता, जीत या हार का फैसला नहीं होता, तब तक किसी को भी ये कह देना कि उससे बेहतर कोई नहीं था। आप ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जो निर्णय आते हैं, जनता जो आदेश देती है, वो कई बार हम सबको बहुत आश्चर्यचकित कर देती है। किसी भी प्रत्याशी को किसी भी पार्टी की, मैं किसी भी पार्टीगत व्यवस्था के तहत बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी से इंस्पायर होकर बात कर रहा हूँ, मैं आपको बात कह रहा हूँ कि कई बार ये ऐसा हो चुका है, चाहे वो हमारे विरोधी दल के रहे हों या किसी और दल के भी रहे, कई बार तो निर्दलियों ने भी चौंकाया। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि लोकतंत्र की शक्ति भी ये है कि हम जनता को ये ऑप्शन दें कि वो जिसको चाहे उसको जिताए। मैं तो इस पे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि इंदौर में जो हुआ है वो लोकतंत्र की बहुत शर्मनाक है। और नोटा का प्रावधान जो रखा गया है, अगर कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था, मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों विरोध किया गया भाजपा के द्वारा। अगर आप टेक्निकली इस बात को समझे कि नोटा अगर हटा गया है तो उसका मतलब ये है कि नन ऑफ द अबव अगर जनता चाहती है कि हमें आपके उतारे गए किसी कोई भी प्रत्याशी इनमें से पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, अगर वो कांग्रेस के भी होते तब भी मेरा आपको यही वक्तव्य होता कि हाँ, अगर कांग्रेस में भी ये हो रहा है तो नोटा अगर जनता चाहे तो बिल्कुल दबा सकती है, नोटा को जिताए और वहां पे दोबारा चुनाव कराएगा। अगर भाजपा जो है वो एक सत्तारूढ़ पार्टी शक्ति में इतनी मदमस्त हो चुकी है कि वो राजतंत्र पे विश्वास करने लगी, लोकतंत्र में उनका भरोसा खत्म हो गया, वो एन केन कतारें किसी तरह सत्ता हासिल करने की भूख जाएंगे। ये बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, जनता के लिए फायदे की नहीं है। जनता को उसके मताधिकार का प्रयोग करने देना चाहिए। और यदि कोई भी जी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ जी, अगर कोई भी विपक्षी पार्टी भी ये कहती है कि नहीं नोटा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से संवैधानिक रूप से ये बात गलत है। अगर आपने नोटा का प्रावधान दिया है तो वो दिया ही इसलिए गया है कि अगर कोई भी चाहे कि हमको आपको उतारे गए कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, वो नोटा का खुलकर उपयोग करे। ठीक है, जैसा कि आपने कहा, एक सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र की ओर अग्रसर हो रही है और वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। वाणी जी अपनी बात रखें और रोहित जी के इस बात का भी जवाब दें। जी देखिए, इनके मुख से ये सुनना तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी जब इमरजेंसी लागू की थी, हजारों की संख्या में जर्नलिस्ट को अंदर किया था, सबकी स्वतंत्रता और सबके अधिकारों का को तार तार किया। रही बात इनके प्रत्याशी की, इंदौर में इनके पास कोई प्रभावी प्रत्याशी नहीं था। 3-4 प्रत्याशियों ने अपने आप को दांव पे लगाने से मना किया। इस व्यक्ति मिस्टर बम ये विधानसभा में भी कोशिश कर रहे थे टिकट के। ये एक राजनीतिक चेहरा नहीं है, एक कॉलेज के संचालक है। उनको इन्होंने गले में फांस पहनाया, फिर उसके बाद इनको उनका सहयोग नहीं हुआ, निराश हताश हुए और वो पूरा घटनाक्रम हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं घटिया, बिल्कुल निराधार और निचले स्तर की राजनीति, जो इससे बदतर नकारात्मक राजनीति का स्तर नहीं हो सकता कि हमारे प्रत्याशी ने हमको धोखा दिया, नोटा दबाएंगे। नोटा एक राजनीतिक विकल्प नहीं है, संवैधानिक विकल्प हो सकता है। नोटा संवैधानिक विकल्प हो सकता है और दोनों को समझने के लिए आपको संवैधानिक बुद्धि होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये है कि जनता तय करेगी कि यदि जितने प्रत्याशी हैं उनमें से कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबाए। लेकिन जी, और दूसरी चीज राजनीतिक तंत्र ऐसा ही होता है, चूज द बेस्ट। जी बिल्कुल, जो उपयुक्त है जनता उसे ही चुनती है। बिल्कुल जी, चूज द बेस्ट। और आप अपने गड्ढे खोदे हुए हैं। जब से जितू पटवारी जी आपके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपका तो बिखराव हो रहा है, तितर बितर हो रहा है, भग रही है, भगदड़ मची हुई है। आप हर गड्ढे जो खुद खोद रहे हो वो हमको आ जाते हैं हाथ मैला पहनाने। अपने आप तो आईना लीजिए साहब। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, अनिल सिरवैया जी पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं और साथ ही ये जो विषय जैसा हमारा चर्चा कर रहा है कि 9 नए सांसद मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, इस पर भी प्रकाश डालते हुए आपकी अंतिम प्रतिक्रिया कम शब्दों में। निश्चित तौर पे ये जो 9 नए सांसद हैं, हम तो इसी की बात करेंगे क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा चलते रहे हैं। अब तो चुनाव भी खत्म होने की तरफ आया, मध्य प्रदेश में तो खत्म हो चुका है, अंतिम चरण का मतदान बचा है और आरोप प्रत्यारोप तो जितने लगने थे मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे देश में एक नई इस बार
जब लोकसभा चुनाव का 2024 का इतिहास लिखा जाएगा तो ये हाँ। पिछले कुछ चुनावों से कुछ अलग ही इतिहास लिखा जाएगा, कुछ अलग तरह का जो है चुनाव रहा है ये। तो हम तो इन 9 नए सांसदों के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी 29 सांसद, मध्य प्रदेश की जनता से कि यही की अपेक्षा होगी, बल्कि कि पूरे देश के जो नए सांसद आए वो सभी चाहे किसी पार्टी के हों, जन सेवा, अपनी बात, अपने मुद्दे, अपनी हकीकत, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, जनता के लिए काम, जनता के दुख दर्द, उनकी मांगें, उनकी मजबूरियाँ, उनको समझें, जानें, उनके मुद्दे उठाएं और जहाँ तक हो सकता है जन कल्याण, ये सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। अगर कोई जनता आपको जिता सकती है तो कोई जनता कल वही जनता आपको हरा भी सकती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी इसलिए बात है कि जनता को जनता की सर्वोपरि अपेक्षाएं। रखना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल, जनता की अपेक्षाएं कि जिस अपेक्षा से जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है कि आप देश की संसद में उस अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं उस राजनीतिक दल के प्रथम जो आपका नेतृत्व करता है उस व्यक्ति का, उस पार्टी का नेतृत्व करता है और उस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्थिति यही आ जाए कि जनता की अपेक्षाएं आप पूरी करें। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। वाणी अहलूवालिया जी, रोहित यादव जी, अनिल सिरवेद जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है 9 नए सांसद की। मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों की हम बात कर रहे हैं, कोई भी जीते कोई भी हारे, 9 नए सांसद मिलेंगे। और रही बात उपचुनाव की कि 2 राज्यसभा सांसद और 6 विधायक मैदान में हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि इनमें से कोई जीतते हैं या ये सभी जीतते हैं तो इन सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी और उपचुनाव में क्या कुछ होगा उस पर हम पुनः चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोग अभी चुनाव मैदान में हैं, नए चेहरों की यदि हम बात करें तो मुरैना की बात करें, ग्वालियर सीट की बात करें, सागर लोकसभा सीट की बात करें, भोपाल लोकसभा सीट पर दोनों नए चेहरे हैं। यदि कोई भी जीतेगा तो वो पहली बार सांसद बनेगा। दमोह में कोई भी जीतेगा पहली बार सांसद बनेगा। जबलपुर, बालाघाट और सीधी लोकसभा सीट पर भी यही समीकरण है कि कोई भी जीतेगा तो वो पहली बार सांसद बनकर सदन में जाएगा। देखना है कि ये पहली बार के सांसद, जो नए सांसद बनेंगे, ये जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।